कुछ दिनों पहले जब इसरो का लॉन्च था तब मैं मेरे फ्रेंड गरीब साइंटिस्ट जी के साथ उनके चैनल पर लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर उनसे कुछ बातें कर रहा था और उसी समय कुछ सवालों का जवाब देते वक्त ये टॉपिक बाहर आया। Okay, इतना successful like space, like we can easily be into the top 5 or 4 in terms of capabilities. क्या कर सकते अरे आई थिंक But वी आर द many people don't know. डेवलपिंग नेशन। मुझे ये टर्म ही पसंद नहीं, डेवलपिंग नेशन विच इज़ अराउंड मार्स। वो टर्म बहुत घटिया है, नो ये दिस टर्म एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्री टर्म। मतलब कुछ इंडियंस ही है जो खुद को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बुलाते हैं, तो इतना दिमाग खराब हो जाता है। तब मैं ये सोच में पड़ गया कि एक्चुअल में डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग देशों का मतलब क्या होता है। और उसके बाद में कुछ रिसर्च करते समय जो चीज़ें मुझे पता चली वो हैरान करने वाली थी, और किस तरीके से इंडिया जैसे देश बुरी तरीके से मैनिपुलेटेड है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो भी मुझे पता चला और यही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात जो इस वीडियो की रिसर्च करते समय मुझे पता चली वो ये है कि कोई भी बड़ी इंटरनेशनल बॉडी जो आज पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर काम करती है, उनके पास में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है डेवलपिंग या अंडर डेवलप देशों के लिए। और इसलिए जब भी कोई टैक्स जैसे देशों को दिए जाते हैं तो वो आर्बिट्री होते हैं, यानी हर एक कंट्री के लिए रूल्स अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं और डेफिनेशन न होने के कारण दो सेम लेवल की कंट्रीज भी कई बार अलग अलग टैक्स के साथ में जानी जा सकती है। और ये ज्यादातर किया जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव को शिफ्ट करने के लिए, इंटरनेशनल एड को डाइवर्ट करने के लिए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज के अंदर अपना फायदा कराने के लिए, और बाद में इन्हीं टैक्स के साथ में इन कंट्रीज को रेफर किया जाता है। और सबसे बुरी बात कि ये जो टैक्स है ये सिर्फ कुछ देशों के पास में आप कह सकते हो कि पावर काइंड ऑफ वर्चुअली चली गई है दूसरे देशों के ऊपर लगाने के लिए। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे कि किस तरीके से वेस्ट ने हमारे देश में रहने वाले लोगों के अंदर एक माइंडसेट बना दिया है कि हम उनसे पीछे हैं और बाद में हमें कुछ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जबकि एट द सेम टाइम हम कई सारे क्राइटेरिया ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि दूसरे कंट्रीज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इन टैक्स के मामले में हम उनसे पीछे हैं। लेकिन पहले एक ब्रॉडली और वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं, इन तीनों टर्म्स के बीच का कि क्या एक्चुअल में होते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप देश। तो ये जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ये वाइडली एक्सेप्टेड तो है लेकिन कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं है। तो पहले बात करते हैं अंडर डेवलप्ड देशों के बारे में। ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो, ज्यादातर लोग पॉवर्टी के ऊपर नहीं आ पा रहे हो, कंट्री डेमोक्रेटिक नेचर की ना हो, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन नहीं हो पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बुरी है, और टर्शियरी सेक्टर जो होता है इकोनॉमी का वो पूरी तरीके से अगर नॉन एग्जिस्टेंट हो तो उन कंट्रीज को ज्यादातर अंडर डेवलप्ड के अंदर कंसिडर किया जाता है। डेवलपिंग देशों की बात करें तो जिनकी इकोनॉमी स्टेबल बन गई हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो बढ़ रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका ठीक ठाक हो, इसके अलावा ज़्यादा लोगों को वो पॉवर्टी से बाहर निकाल चुके हो, कंट्री का बेसिक इंफ्रा चाहे वो रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ये एक अच्छे लेवल पर डेवलप हो चुके हो, कंट्री के अंदर साइजेबल टाइप की इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई हो, इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाइड भी हो गई हो, मॉडर्न चीज़ें अगर कंट्री में होना शुरू हो जाती है, ह्यूमन राइट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज अगर कंट्री से बाहर नहीं आ रहे हैं तो वाइडली इन सारे कंट्रीज को डेवलपिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। फाइनली बात करते हैं डेवलप कंट्रीज के बारे में। तो अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी ऑलरेडी स्टेबल बन चुकी हो, वहाँ के लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया गया है बहुत बड़े स्केल पर, डेमोक्रेटिक नेचर की वो कंट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काफ़ी बढ़िया हो, ह्यूमन राइट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वाली चीज़ें भी नॉन एग्जिस्टेंट अगर बन जाए तो ऐसे देशों को डेवलप्ड माना जाता है। अब इन तीनों टर्म से अलग एक बहुत ही घटिया और बेहुदा टर्म के बारे में हम जानते हैं जिसे हमारे देश के अंदर और दुनिया भर में कई सारे वेस्टर्न देशों के लोग बिना जाने ठीक से यूज करते हैं, जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वेस्टर्नर्स हमेशा दुनिया भर के कई सारे देशों को, चाहे वो अफ्रीकन हो या फिर साउथ ईस्ट एशियन या फिर कोई दूसरे रिमोट देश, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री इस नाम से रेफर करते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर भी रहने वाले कुछ ज्यादा होशियार लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और उनके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड यानी गरीबी, सेफ्टी ना होना, पॉवर्टी और ऐसी ही कई सारी दूसरी चीजों की वजह से कोई भी कंट्री थर्ड वर्ल्ड बनती है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जिसकी एक्चुअल डेफिनेशन कहीं पर तो लिखी गई थी।
तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि 1960s 70s के दौरान यूएसए और रशिया या फिर उस समय पर जो सोवियत यूनियन था उनके बीच में एक कोल्ड वॉर जारी था। कोल्ड वॉर के दौरान दो ये बहुत बड़े देश थे जो पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनली किसी एक को सपोर्ट करने की जरूरत कई सारे कंट्रीज को लग रही थी, स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इस समय पर जो भी कंट्रीज यूएसए के साइड में चली गई उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाना गया। इन कंट्रीज की अगर बात करें तो जापान, यूरोप के कई सारे देश इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया गया, जबकि यूएसएसआर या सोवियत रशिया के साथ में जिसने भी जाने का फैसला किया वो कंट्रीज बन गई सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, और इन दोनों कंट्रीज को जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन गई। यानी दोस्तों बेसिकली जो नेटो कंट्रीज है उसको जिसने ज्वाइन किया वो बन गई फर्स्ट वर्ल्ड, जो वॉर्सो पैक्ट था उसके अंदर जिसने भी साइन किया वो बन गए सेकेंड वर्ल्ड, लेकिन किसी ने अगर कहीं पर साइन नहीं किया तो वो बन गई थर्ड वर्ल्ड। यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इस डेफिनेशन का डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पॉवर्टी इन चीज़ों से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखकर आज भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इसके बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं की गई, इसकी वजह से लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने ये डेफिनेशन बनाया वो खुद गलत कंटेक्स्ट के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और आज भी अफ्रीका और कई सारे जो दूसरे देश मैंने आपको पहले रेफर किए उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अब फाइनली कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम समझेंगे जो इस पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी को यूजलेस साबित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्यादातर ये जो टैग्स दिए गए हैं वो या तो यूरोपियन यूनियन, यूएसए या फिर आप कह सकते हो यूएसए के द्वारा कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस, इनके जरिए कई सारे मीटिंग्स के दौरान, कई सारे रेफरेंसेस के दौरान, कई सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशंस होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा विद डेफिनेशन कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, थाईलैंड, दो एशियन कंट्री जिनकी इकोनॉमीज काफी स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीके की ग्रोथ अपनी इकोनॉमीज में दिखा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा है। इसके अलावा इनके यहाँ पर ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, और आप यहाँ पर लोगों को बेसिक राइट्स के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा डायरेक्टली कह सकते हो। लेकिन CIA और UN इन दोनों बॉडीज ने टाइम बाय टाइम इन दोनों कंट्रीज को अपने डॉक्यूमेंटेशन में अंडर डेवलप्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से रेफर किया है, जबकि एट द सेम टाइम म्यांमार जैसा देश जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, इकोनॉमी बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही है, इनफैक्ट स्टेबल भी नहीं है। और अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो अगर आप लेटेस्ट चीज़ों का अपडेट रखते हो तो आप जानते हो कि म्यांमार का सिचुएशन फिलहाल पॉलिटिकली कैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी म्यांमार को कई बार डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एज अ डेवलप्ड कंट्री रेफर किया गया है। अब बात करते हैं एक वाइडली एक्सेप्टेड टर्म के बारे में जिन्हें इन बाकी टर्म्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है, वो है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। अब ये जो दो चीजें हैं ये कई सारे कंट्रीज में होने के बावजूद उन्हें डेवलपिंग वाला टैग देने के टाइम पे देखा नहीं जाता है, जबकि सऊदी अरेबिया जो ह्यूमन राइट्स में बहुत बहुत पीछे है, एक मोनार्की है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, उसे इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया इन कंट्री से ज्यादा ऊपर रखा जाता है डेवलप देशों की लिस्ट के अंदर। बाद में भी बात करते हैं हमारे जैसे कुछ देशों के बारे में। इंडिया और चाइना, हमारी दोनों कंट्रीज की अगर राइवलरीज को हम फिलहाल थोड़ा साइड में रखें तो हमारी दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज काफी ज्यादा रोबस्ट है, स्टेबल है, काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज पूरी दुनिया में हमारे इन दो कंट्रीज के पास में है। ज्यादातर लोग पॉवर्टी से ऊपर आ चुके हैं। बेसिक इंफ्रा चाहे वो रोड्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इसका पेनिट्रेशन काफी अच्छे लेवल पर हो चुका है। कई टर्म्स में तो हमें इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जा सकता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर हमारी दोनों कंट्रीज का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। लेकिन फिर भी यूएन के हिसाब से इंडिया, चाइना दोनों अभी भी डेवलपिंग देश है, जबकि एट द सेम टाइम इसी यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ग्रीस जो एक यूरोपियन देश है जिसकी इकोनॉमी पिछले 10-12 साल में पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है, लोग ये कंट्री छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं, लेकिन फिर भी इसे एज अ डेवलप कंट्री कंसिडर किया जाता है। फ्रांस एक ऐसी इकोनॉमी जो फिलहाल कई सारे सालों से ग्रो नहीं हो पा रही है, एक लेवल पे वो स्टैग्नेंट हो चुकी है। वहां पर लोगों को पॉवर्टी के बाहर रखने के लिए जो एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है वो है वेलफेयर स्कीम्स, और वेलफेयर स्कीम्स के जरिए ही लोगों को किसी ना किसी तरीके से पॉवर्टी से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी फ्रांस को वन ऑफ द बेस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया जाता है। एक और कंट्री के बारे में बात करें इस लिस्ट में तो वो होगी वेनेजुएला। अगर आप जानते हो कि वहाँ पे जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो हाइपर इन्फ्लेशन हो,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रहे, अपना देश छोड़कर लोगों को जाना पड़ रहा है, सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस वहाँ पर कई सारे देशों से लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी वेनेजुएला यूएन के हिसाब से आज एक डेवलप नेशन है। तो यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, इससे आप समझ सकते हो कि ये जो डेफिनेशंस है डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलपिंग देशों के, ये बहुत बहुत लूज है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दुनिया में कोई कंट्री एक्चुअल में किस सिचुएशन पर है, कितनी मेहनत कर रही है, आज की उनकी सिचुएशन क्या है, ये एक्चुअल में मैटर नहीं करता है देश को डेवलप, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कहा जाने पर। बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बुक्स में डेफिनेशन न होने की वजह से आज भी इंडिया जैसी कंट्रीज जो सारे फ्रंट्स पर, जो कई सारे सो कॉल्ड डेवलप देशों से भी आगे हो गई है, इसके बावजूद कई घटिया लोगों द्वारा उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्पेशली उन लोगों के द्वारा जिन्हें इनका मतलब भी नहीं पता, उनके द्वारा इस टर्म से रेफर किया जाता है। कोई खास कंक्लूजन नहीं है इस वीडियो का, लेकिन बस आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपके सामने या कोई फॉरेनर आपको ये ज्ञान देता है कि तुम डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप देश से हो, तो उन पर इतना ध्यान नहीं दीजिए, और इन पॉलिटिकल टर्म्स, अनरिटन टर्म्स के वजह से अपने आपके माइंड में खुद की खराब इमेज नहीं बनानी है। लेकिन ऐसा भी हमें फील नहीं करना है कि अभी हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, आगे और बहुत बढ़ना है, कई सारी चीजें अभी अचीव करनी है, लेकिन किसी और के सामने खुद की माइंडसेट खराब नहीं करके लेनी है इन अनरिटन रूल्स के वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, और बाय द वे कल पहला व्लॉग आने वाला है।